नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। आइए करते हैं खबरों से शुरुआत। आज तराना एसडीएम एकता जायसवाल और तहसीलदार डीके वर्मा के नेतृत्व में पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम द्वारा रोजबाज टोल प्लाजा के पास रोजबाज मोड़ पर अवैध अतिक्रमण को हटाया गया, जो अवैध अतिक्रमण वर्षों पुराने हैं। नेशनल हाईवे बनने के बाद यहां पर दुर्घटनाओं की संभावना काफी बनी हुई है। चौराहा होने की वजह से यहां पर वाहनों का जमावड़ा लगा रहता है। एनएचएआई द्वारा भी कई बार अवैध अतिक्रमण कर कार्रवाई करने के लिए पत्र लिखे गए थे। इसी तारतम्य में आज बड़ी कार्रवाई रोजबाज मोड़ पर अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए की गई है। रोजबाज मोड़ हाईवे का एक बड़ा चौराहा है। अगर जनप्रतिनिधि और प्रशासन द्वारा यहां पर शासकीय प्रतीक्षालय और शौचालय का निर्माण कर दिया जाए तो ये जगह आम जनमानस के लिए काफ़ी उपयोगी साबित हो सकती है और भविष्य में भी इस जगह को दोबारा अतिक्रमण से बचाया जा सकता है। मैडम, नेशनल हाईवे पे अतिक्रमण हटाया जा रहा है, क्या है मामला और किनके निर्देशन में कार्रवाई हो रही है? नेशनल हाईवे पे 2 महीने पहले आपको जानकारी में था कि एक बड़ा चक्का जाम हुआ था यहाँ पर। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने भी हमको कई बार लिख कर दिया था कि यहाँ लगातार अवैध अतिक्रमण होता जा रहा है। तो तहसीलदार तराना ने इसमें 248 में कार्रवाई की और उसी क्रम में आज अतिक्रमण हटा रहे हैं। इन्होंने 2-2.5 महीने में कोई अपील भी नहीं की और कहीं किसी कोर्ट का कोई स्टे भी नहीं है। मैडम, किनके द्वारा शिकायत के आधार पर ही हटाया गया है कि प्रशासनिक स्तर पर हटाया जा रहा है? तहसीलदार न्यायालय का मामला है तो आप उनसे पूछिए। सर, अतिक्रमण हटाया जा रहा है तो प्रशासनिक स्तर से हटाया जा रहा है या किसी शिकायत के आधार पर हटाया जा रहा है? ये भी एसडीएम साहब ने बताया है कि नेशनल हाईवे पे पिछली बार जो कार्रवाई हुई थी उसमें सुबह करीबन 6 घंटे तक जो चक्का जाम किया गया था, उस कार्रवाई को देखते हुए 248 के अंतर्गत कार्रवाई की गई और ये उसी के नतीजा है कि हमने इसका अतिक्रमण हटाया। सर, ये जगह सरकारी मुक्त की गई है तो इसका आम जनता के लिए कोई उपयोग के लिए कुछ देखते हैं, हम वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे। सर, और भी कार्रवाई संबंध में आगे होगी या अतिक्रमण के संबंध में? बिल्कुल, ये सतत रूप से प्रारंभ चलते रहेगी। कटनी जिला कलेक्टर प्रियंक मिश्रा के निर्देशानुसार जिले में मिलावटखोरों के ऊपर निरंतर कार्यवाही जारी है। उसी क्रम में आज थाना कोतवाली अंतर्गत अभिषेक हर्ष गुप्ता, शिबू सराओगी, विजय जैन की दुकान में खाद्य विभाग के अधिकारियों ने कोतवाली पुलिस के साथ दबिश दी, जहां खोए की जांच उपरांत सैंपल लिए गए और सैंपल को लैब भेजा गया। खाद्य विभाग के अधिकारी ने दुकान में गंदगी पाए जाने पर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही खोए की जाँच के बाद अगर खोए में सैंपल में गड़बड़ी पाई जाती है तो संबंधित दुकानदारों पर उचित कार्रवाई करने की बात कही। काफी समय से ये कार्रवाई चल रही है लेकिन बदलाव अभी भी नहीं समझ में आ रहा। दुकानदार और व्यापारी मिलावट में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। शासन अपनी कार्यवाही करने में लगा है। मिलावटखोरों को जेल भी भेज रहे हैं। कुछ मामले अभी न्यायालय में लंबित हैं, कुछ का जुर्माना हुआ है, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं है कि मिलावट में कमी आई हो। कुछ ऐसी कार्रवाई करें जिससे ये मिलावटखोरी बंद हो जाए और लोगों को सामान शुद्ध मिल सके। ये पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर के हम लोगों ने दुकानों की जाँच की जिसमें गंदगी पाई गई है और उसमें अभिषेक गुप्ता हर्ष है, शिव सराबी और विजय की दुकानों की जांच की गई और वहां रखे हुए शंका के आधार पर खोए का नमूना लिया गया है और जैसे जांच रिपोर्ट आएगी उसके साथ विरुद्ध कार्रवाई की गई। जांच 272 में उनके खिलाफ FIR कार्रवाई की गई। आज मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली कि कुछ दुकानों में खोआ जो है अपमिश्रण मतलब मिलावटी खोआ आ रहा है और उन दुकानों में बड़ी गंदगी पाई गई। हमने खाद्य विभाग के अधिकारी श्री विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनके साथ जाकर के अभिषेक हर्ष गुप्ता, शिबू सरावगी और विजय जैन के यहाँ दुकानों में रेड किया, जहाँ पर गंदगी पाई गई और अपमिश्रित खोआ पाया गया, जिसके सैंपलिंग कराई गई है। जांच के उपरांत इन पर कार्रवाई की जाए। किस बाजार में की गई कार्रवाई? ये खोआ मंडी जो है अपना। कटनी में आज कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के निर्देश अनुसार भाजपा सरकार पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण वंचित करना चाहती है। भाजपा सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर जो डायरेक्शन दिया उसका कंप्लायंस नहीं किया गया और रिपोर्ट जो दी गई है अधूरी रही। भाजपा सरकार के ओबीसी विरोधी मंशा के कारण पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण नहीं मिल पाएगा, जिससे प्रदेश में निवासरत 55% से ज़्यादा, जिससे ओबीसी को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाएगा, जिसकी पूरी तरह से जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जबकि भाजपा ने अपने भाषणों में पिछड़ा वर्ग ओबीसी की सहयोगी पार्टी बताती है। भाजपा की दोगली नीति हमेशा से रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि हमारी सरकार आने के बाद 27% आरक्षण बरकरार रहेगा। आज हम सभी पिछड़ा वर्ग के लोग, कांग्रेस के सभी साथी आज यहाँ अपनी उस लड़ाई को लड़ने को तैयार हैं जिस लड़ाई को भारतीय जनता पार्टी ने हमको गोद में दिया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आम जन की पार्टी रही नहीं, ये सिर्फ बड़े लोगों की पार्टी हो चुकी है और उन्होंने एक षड्यंत्र करके
ऐसा काम किया कि माननीय उच्च न्यायालय ने जिन दस्तावेजों की आवश्यकता थी वहां सबमिट करने की, और उनको भारतीय जनता पार्टी को बहुत बार मौके दिए, उनको तारीखें दी कि उन पूरे डाटा को, उन पूरे दस्तावेजों को हमारे सामने सबमिट किया जाए, प्रस्तुत किया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल बुरी तरीके से उस बात को नकारते हुए वहां कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए, और उसका परिणाम हुआ कि 27% का आरक्षण समाप्त हो गया। ये एक प्रकार से मौलिक अधिकारों का हनन है। आज जो संविधान है, आज संविधान के नियमों की पूर्ति कैसे हो पाएगी अगर हम 27% का आरक्षण छोड़ते हैं? तो ये कैसा निर्णय हुआ ये भगवान जाने, लेकिन इस निर्णय का दाता शिवराज सिंह चौहान है। इसलिए हम महामहिम से ये निवेदन करने आए हैं कि जो सरकार बेरोजगारी नहीं रोक सकती, जो सरकार महंगाई नहीं रोक सकती, जो सरकार आज आरक्षण खत्म कर रही है, ऐसी सरकार को तत्काल भंग कर दिया जाए। और हमारे मुख्यमंत्री, चूँकि वो हमारे हैं, इस प्रदेश के चहेते मुख्यमंत्री रहे, माननीय कमलनाथ जी ने ये निर्णय लिया कि 27% आरक्षण हम देंगे, और हमें जरूरत पड़ी तो हम उससे ज़्यादा भी देंगे। ये कांग्रेस की हमेशा की आदत है। कांग्रेस हमेशा सर्वजन को साथ में लेकर चलती है और हमेशा चलती रहेगी। इसी का परिणाम आज कमलनाथ जी ने दिया। धन्यवाद। भाजपा का तो आरोप ये है कि कांग्रेस की वजह से 27% जो आरक्षण है वो कहीं ना कहीं दिक्कतों में आ रहा है। वो झूठ बोलना है। इसका प्रमाण ये है कि जब पिटीशन लगी थी, सरकार को उसका जवाब देना था, तो आज सरकार कौन है? सरकार भारतीय जनता पार्टी की बैठी है। अगर उनको लगता है कि वो सक्षम नहीं है जवाब देने में, तो उनको तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम कांग्रेस जन आज वादा करते हैं कि जैसे ही हमारे मुख्यमंत्री बैठेंगे, हम 12 महीने के अंदर वापस अध्यादेश लाके अपनी सरकार के माध्यम से 27% का आरक्षण पुनः ले लेंगे। यहाँ तक कि भाजपा ने तो इसमें संशोधन याचिका भी दायर की हुई है, ऐसा कहना है भाजपा। भाजपा सिर्फ दिखावा करती आई है और दिखावा करती रहेगी। ये आने वाले समय में संशोधन याचिका की जो सच्चाई है वो आपके हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगी। आज आप लोग किस मुद्दे को लेकर आए? देखिए, जो अन्य पिछड़ा वर्ग है मध्य प्रदेश में, जो 50% से ज़्यादा जिनकी आबादी है, उन सब लोगों को भारतीय जनता पार्टी और उनकी मध्य प्रदेश की सरकार के षड्यंत्र के चलते वे स्थानीय चुनावों में, ग्राम पंचायत और नगरीय चुनावों में आरक्षण से वंचित हो गए हैं। इसका दर्द बड़ी जोर से पिछड़ा वर्ग के लोगों को हुआ है, आघात लगा है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ है, और हमारे मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने तय किया है कि जो भी चुनाव होगा उसमें आरक्षण का लाभ 27% कम से कम पद जो है अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकट के माध्यम से दिया जाएगा। लेकिन जो ये षड्यंत्र हुआ है, उससे ये प्रमाणित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग के हितों के संबंध में कोई आंकड़े भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पेश नहीं किए। इस कारण से ये एक ऐसा दुर्भाग्यपूर्ण आदेश पारित हुआ। हमारी मांग है कि अविलंब संविधान में संशोधन करके या किसी भी प्रकार से अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को आरक्षण मिले, ये सुनिश्चित करना चाहिए। जबलपुर आधारताल क्षेत्र कमला भंडार खेरमाई फाटक के पास आदतन अपराधी गोलू उर्फ आदित्य रायकवार और साथियों द्वारा धारदार बके से हमारे साथी पत्रकार अखिलेश सोनी पर जानलेवा हमला किया गया, जिससे सर में चोट लगी और टाके भी लगे। गोलू उर्फ आदित्य रायकवार एक आदतन अपराधी है और उसके ऊपर कई मामले भी दर्ज हैं। पत्रकार अखिलेश सोनी के प्रॉपर्टी पर आदित्य रायकवार की बुआ ने कब्जा किया हुआ है, जिसका एसडीएम न्यायालय में बेदखली का प्रकरण चल रहा है, जिससे गवाही होने वाली है। जिससे आदित्य रायकवार उर्फ गोलू ने पत्रकार अखिलेश सोनी को धमकाया, गाली गलौज दी, जान से मारने की धमकी भी कई बार दे चुका है। कल रात उसने अपने एक दोस्त आशीष शुक्ला के द्वारा फोन करके आधारताल क्षेत्र कमला भंडार के पास बुलाकर बके से सर पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें पत्रकार अखिलेश सोनी बेहोश हो गए, जिसे पुलिस ने इससे तुरंत मिडास हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अभी भी उनकी हालत संतोषजनक नहीं है। आए दिन लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर हो रहे हमले के कारण संपूर्ण पत्रकार जगत दहशत में है। क्या पूरा मामला है? हमारे पत्रकार साथी अखिलेश सोनी हैं, जिन पे कल रात में गोलू उर्फ आदित्य रायकवार द्वारा जानलेवा हमला किया गया और उन पे बके से वार किया, जिसके कारण वो आहत हो गए। तत्काल उनको मिडास हॉस्पिटल में पुलिस द्वारा भर्ती कराया गया और अभी भी उनकी हालत संतोषजनक नहीं है, जिसके लिए हम लोग माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपने आए हैं सारे पत्रकार साथी कि हमलावारों पे कड़ी कार्रवाई हो और अधिक धाराएं लगे, जिससे उनकी जमानत न हो सके। आए दिन पत्रकारों पे जो हो रहे हमले, जिससे सारा पत्रकार जगत दहशत में जी रहा है और पुलिस प्रशासन कुछ नहीं कर रहा।
हम लोग सदैव मांग करते आ रहे पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट की। कई वर्षों से हम लोगों ने मांग की, माननीय प्रधानमंत्री के नाम से पोस्ट कार्ड अभियान चलाया और भी कई प्रकार से हमने धरना प्रदर्शन किए। बावजूद उसके मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज दिनांक तक पत्रकार प्रोटेक्शन एक्ट लागू नहीं किया गया। बहुत ही बड़ी विडंबना है। पत्रकार चौथा स्तंभ कहलाता है, बावजूद पत्रकारों की सुरक्षा अभी भी नहीं है। आए दिन कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में पत्रकारों पे हमले हो रहे हैं और हमलों के कारण पत्रकार स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाता। समाचार संपादन, समाचार एकत्रीकरण का अपना कार्य जो है तो भयभीत होकर कर रहा है। कितने लोग हैं, किसने मारा है, कौन है वो, क्या करते हैं? एक आदित्य रेकवार और उनके साथी है, 2-3 साथी है जिन लोगों ने उनके ऊपर हमला किया है और आदतन अपराधी, उस पर कई मामले दर्ज भी है थाने। थाने की घटना है ये आधारताल थाने की घटना है, कल रात की घटना थी ये और अभी विक्टोरिया में भर्ती है। सर, आरोपी गिरफ्तार हुए या? हाँ, एक आरोपी गिरफ्तार हुआ है, जैसे पुलिस अधीक्षक महोदय ने बताया। एक आरोपी रात में गिरफ्तार कर लिया गया है और दोनों हो गए हैं, शायद दोनों हो गए हैं। सर, आपका नाम और पद? दिनेश प्रीत, प्रदेश अध्यक्ष श्रमजीवी पत्रकार संगठन। इसमें तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना आधारताल में सुसंगत धाराओं में इसमें केस दर्ज हो गया है और इसमें 2 आरोपी हैं, दोनों की गिरफ्तारी त्वरित हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा की बैठक आहूत की गई। बैठक की अध्यक्षता युवा मंडल अध्यक्ष प्रीतम गौर की अध्यक्षता में हुई, जिसमें मुख्य अतिथि जिला उपाध्यक्ष मांगीलाल मछेड़ा, विशेष अतिथि वरिष्ठ भाजपा नेता सांसद प्रतिनिधि मयाराम गौर और विशाल जाट युवा मोर्चा महामंत्री कुलदीप राजपूत, विधायक मीडिया प्रभारी नईम भाई विशेष रूप से उपस्थित रहे। बैठक के युवा संगठन को मजबूत करने और संगठन के विस्तार की चर्चा की गई। भारत माता की जय, भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद, भारतीय जनता युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। जतारा नेशनल लोक अदालत में कई फैसलों का निराकरण हुआ, जिसमें हितेंद्र सिंह सिसोदिया प्रधान जिला न्यायाधीश अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण टीकमगढ़ के मार्गदर्शन में दिनांक 14 मई को सुबह 10:30 बजे नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ एमडी रजक प्रथम जिला न्यायाधीश अध्यक्ष तहसील विधिक सेवा समिति जतारा के कर कमलों द्वारा किया गया। इस अवसर पर हरीश चंद्र पटेल, द्वितीय जिलाधीश जीएमएफसी संगीता डावर मौर्य, अभिषेक त्रिपाठी, विजया भारती यादव, अर्पित जैन और अधिवक्ता संघ अध्यक्ष अमृतलाल चौबे और अधिवक्ता सैयद मोहम्मद शफी शाह, अधिवक्ता विनोद कुमार शर्मा, अधिवक्ता रणकेंद्र सिंह भदौरिया, अधिवक्ता गोविंद सिंह पायक, अधिवक्ता सुरेंद्र दांगी, अधिवक्ता के सक्सेना, अधिवक्ता दयाराम राजपूत, अधिवक्ता कमर अहमद, अधिवक्ता सहित अन्य अधिवक्तागण और न्यायालय कर्मचारी गोविंद सेन, देवराज रजक, संदीप अहिरवार, अर्पित चौधरी, जितेंद्र बरार, कपिल सेन, सूरज सूत्रकार, अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे, जिसमें तहसील जतारा से लोक अदालत के सफल आयोजन के लिए एमडी रजक, अपर जिला न्यायाधीश एचसी पटेल, द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश संगीता डाबर मौर्य, जीएमएफसी अभिषेक कुमार त्रिपाठी, जीएमएफसी विजया भारती यादव, जीएमएफसी अर्पित जैन, जीएमएफसी के साथ साथ नगर पालिका अधिकारी जतारा की खंडपीठ गठित की गई। आज लोक अदालत में क्या हुआ? आज हमारे यहाँ जतारा न्यायालय में 6 खंडपीठें गठित की गई हैं। 6 खंडपीठों में राजीनामा की कार्रवाई चल रही है और हमारा जतारा टीकमगढ़ जिला में सबसे अधिक राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण करता आ रहा है और हमारे सभी सम्मानीय अधिवक्ता लोक अदालत में सहयोग करते हैं। हर बार की तरह इस बार भी सहयोग कर रहे हैं। इस बार भी हमारा जिला में नाम रोशन होगा और राजीनामा के आधार पर प्रकरणों का निराकरण होता है। इसमें न किसी की जीत होती है, न किसी की हार होती है, न ही उन प्रकरणों की अपील होती है और पक्षकारों को एमपीवी की और स्टेट बैंक की तरफ से छूट दी जा रही है, उसका भी पक्ष का लाभ ले रहे हैं। छूट के आधार पर अपनी राशि जमा कर रही हैं तथा प्रकरणों का निराकरण कर रहे हैं। राधा चेन्नई कंपनी द्वारा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को 80% भर्ती न करना, एचपीसी द्वारा निर्धारित वेतन का भुगतान न करना, मजदूरों से 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम लेना, अन्य मांगों को लेकर राधा चेन्नई कंपनी द्वारा 19 मई तक मांग न मानने पर अमलाई ओसीएम का घेराव आंदोलन अल्पसंख्यक मोर्चा ठेका मजदूर संघ द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल धनपुरी एवं भारतीय कोयला खदान ठेका मजदूर संघ द्वारा सुहागपुर क्षेत्र में कार्यरत राधा चेन्नई कंपनी के खिलाफ हमने आंदोलन किया था, जिससे
सवेरिया ऑफिस में एक बैठक हुई और राधा चेन्नई कंपनी के अधिकारी और सवेरिया साहब के बीच एक समझौता हुआ, जिसमें इन्होंने कहा था राधा चेन्नई कंपनी द्वारा कि हम 80% हम सोहागपुर क्षेत्र के लोगों को भर्ती में लेंगे, हमारे स्थानीय बेरोजगार युवकों को भर्ती में लेंगे। लेकिन इन्होंने आज 1 महीने बीतने कगार हो गए। आज ही के 13 अप्रैल को हमने ज्ञापन दिया था और आज 13 मई हो गए। 1 महीने के अंदर इन्होंने 80% की भर्ती नहीं की और सीधी जिला के इन्होंने 40 से अधिक लोगों को, एक ही गांव के 40 से अधिक लोगों को, बाहरी लोगों को एक ही गांव के इन्होंने लिया। बहरी गांव के 40 लोगों को लिया। क्या हमारे इस स्थानीय क्षेत्र में क्या मजदूर नहीं थे? क्या हमारे स्थानीय बेरोजगार युवक नहीं थे कि इन्होंने एक दूसरे गांव से लाके यहाँ पर 40, एक ही गांव के 40 लोगों को रोजगार दे रहे हैं। अन्य हमारे यहाँ के जो थोड़े बहुत इन्होंने कम काम में लिए हैं, उसे 12 घंटे मजदूरी कराई जाती है। इन सभी के विरोध में और 80% स्थानीय बेरोजगार युवकों को भर्ती लेने के लिए हम पुनः 19 मई को वृहद आंदोलन घेराव राधा चेन्नई कंपनी का करेंगे। जिसकी यदि ये हमारी मांगों को 19 तारीख के पहले नहीं मानती है तो उसकी समस्त जवाबदारी राधा चेन्नई कंपनी की होगी। आज हमने संयुक्त रूप से भारतीय कोयला खदान ठेका मजदूर संघ, भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा मंडल धनपुरी के तत्वाधान में जीएम साहब को एक पत्र लिखे हैं कि हमारी जो मांगे हैं, पत्र के माध्यम से ने बताया। प्रमुख मांग है स्थानीय लोगों को 80% लोगों को रोजगार देना। अगर हमारी मांग को राधा चेन्नई कंपनी नहीं मांगती है तो हम 20 तारीख को बृहद आंदोलन करेंगे। बरगी से बाणसागर तक बन रहे अंडरग्राउंड टनल के निरीक्षण के लिए अपर सचिव एसएन मिश्रा भोपाल के द्वारा स्लीमिनाबाद पहुंचकर औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने स्लीमिनाबाद के पास टीवीएम मशीन के सुधार के लिए बन रहे गड्ढे का मौके पर मुआयना किया और कहा कि ये बरसात के पहले पूर्ण करें। मालूम हो कि 12 फरवरी 2022 को इसी गड्ढे पर 9 लोग हताहत हुए थे और जिसमें 2 की मौके पर ही मौत हो गई। 7 लोगों को रेस्क्यू के माध्यम से बाहर निकाला गया। वहीं इन्हीं विषयों पर मीडिया ने उन हादसे के संदर्भ में जानकारी चाही तो इस मामले पर कुछ बोलने की बजाय बचते नजर आए। साथ ही उन्होंने मीडिया को उस हादसे के विषय पर कोई भी जानकारी देने से साफ इनकार किया। आपको बता दें कि उस हादसे के बाद अब तक ये जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई है कि इतने बड़े हादसे के पीछे कारण क्या था और इसके लिए दोषी कौन है। ऐसे ही पत्रकारों के तमाम सवाल जो टनल निर्माण की वजह से स्लीमिनाबाद क्षेत्र में अचानक आए परेशानियों को लेकर थे, जवाब दिए बगैर रवाना हुए। सर एक मिनट, एक सवाल ये है कि अभी जो टनल में पीछे हादसा हुआ था तो उसका जो है अभी तक किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, किन कारणों से वो हादसा हुआ? टनल की जो हादसे के विषय में आपका कहे हैं वो तो एक अलग इशू है। आज तो मैं डेवलपमेंटल इशू सर मगर ये एक सवाल तो ये बनता है कि अगर जो हादसा हुआ उसकी वजह से जो है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।